Hello everyone, my name is Shaurya and this is the third chapter of our Indian Physical Geography series। इससे पहले हमने इंडियन फिजियोग्राफी का चैप्टर 3 में हमने इंडियन फिजियोग्राफी में जो पहली फिजियोग्राफी है द हिमालयस उनके बारे में पढ़ा था, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका नॉर्थ से साउथ तक जो डिवीज़न है वो स्टडी किया था। आज हम उसका रीजनल डिवीज़न पढ़ेंगे और उसके बाद उसके सिग्निफिकेंस क्या हैं वो सब पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट हिल्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हिमालय जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। वेस्टर्न हिमालय जो फ्रॉम इंडस रिवर से लेके काली रिवर तक डिवाइड हैं। ये रीजनल डिवाइडेशन करते हैं हम हिमालय का ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ईस्टर्न हिमालय फ्रॉम काली रिवर टू ब्रह्मपुत्रा रिवर तक जाते हैं। अब वेस्टर्न हिमालय को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इसके रीजन वाइज। पहले आता है पंजाब हिमालय जो बिटवीन किस किस नदी के बीच में है, इंडस और सतलुज के बीच में। हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लिए हैं डिवाइड करने के लिए, कुछ रिवर्स ली हैं जो हिमालय से निकलती हैं और हिमालय को काटती हैं। ठीक है, तो पंजाब हिमालय जो इंडस और सतलुज के बीच में है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली रिवर के बीच में है। जो नेपाल हिमालय है बिटवीन काली और कोसी रिवर के बीच में एग्जिस्ट करता है और इसी में हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है। इसके बाद सिक्किम हिमालय बिटवीन कोसी एंड तीस्ता रिवर और असम हिमालय लास्ट ब्रांच है जो है तीस्ता एंड दिहांग, या इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर भी बोलते हैं। और दिहांग कहाँ बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये रीजन वाइज डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में? 5 पार्ट हैं। पंजाब, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम और असम हिमालय। तो इनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का लार्जर पोर्शन जो है वो कहाँ पे है? कश्मीर और हिमाचल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पंजाब में हिमालय नहीं है, पंजाब प्लेन्स का हिस्सा है, पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो हिमालय हैं उनको हम पंजाब हिमालयस के नाम से जानते हैं और इनको एक और नाम से जाना जाता है कश्मीर हिमाचल हिमालयस। ठीक है, तो ये दो नाम हैं। मेजर रेंजेस कौन कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और धौलाधार, ये सारी रेंजेस हैं। जैसे काराकोरम ट्रांस हिमालय है, लद्दाख ट्रांस हिमालय है, पीर पंजाल लेसर हिमालय या हिमाचल रेंज में आता है, जास्कर अगेन ट्रांस हिमालय की रेंज है, धौलाधार लेसर हिमालय हिमाचल रेंज की रेंज है। ठीक है, द जर्नल एलिवेशन फॉल फ्रॉम वेस्टवर्ड। अगर हम वेस्टवर्ड जाते जाएंगे तो जर्नल एलिवेशन जो है वो डिक्रीज़ करेगा। क्यों? मैंने बताया था वेस्टवर्ड में इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है और अगर थिकनेस ज़्यादा हुई है तो इनका जो हाइट है या एलिवेशन है वो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, अब जो कश्मीर हिमालय है वो फॉर्म करता है केरवास। केरवा क्या होते हैं? एक ऐसा डिप्रेशन जहाँ पे लेक्स डिपॉजिट कर देती हैं सेडिमेंट्स वगैरह और बहुत ही फर्टाइल ट्रैक्ट बन जाते हैं। और ये कहाँ पे हैं? पीर पंजाल रेंज के जो रूट है या जहाँ से वैली क्रिएट होती है उस वाले हिस्से में ये पाए जाते हैं केरवास। और ये केरवास बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और जो ये फेमस फॉर हैं जैफरन, या लोकली लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, और ऐसे सैफरॉन जिसको हम केसर बोलते हैं। केसर की खेती के लिए बहुत मशहूर हैं ये। और इनका एल्टीट्यूड कितना है? 1500 से 1800 मीटर की हाइट पे है ये, जहाँ कहाँ पे? पीर पंजाल रेंज में। ठीक है, केरवास क्या होते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और किसके लिए फेमस हैं ये पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आता है कुमायूं हिमालयस। ये फेमस है फ्लावर वैली के लिए। ये कहाँ पे है? जो नंदा देवी बायोस्फीयर है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है और ये फेमस है टूरिज़्म के लिए। फिर नेपाल हिमालय टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ हिमालय। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जो हिमालय की हाईएस्ट पीक्स हैं वो नेपाल वाले हिमालय में ही हमें मिलती है। फिर इसके बाद आता है सिक्किम हिमालयास। सिक्किम हिमालय में तीस्ता रिवर ओरिजिनेट करती है नियर कंचनजंगा और यहाँ पे क्या है? जलेपला पास ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और भूटान का। ठीक है,
हम मैप पे इनको सबको देख लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आता है असम हिमालय। असम हिमालयज आर द नैरो इन द रीजन एंड लेसर हिमालय इज लाइज क्लोजर टू ग्रेट हिमालय। यहाँ पे क्या होता है, असम हिमालय तक आते आते जो हिमालय की विड्थ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और लेसर हिमालय और जो ग्रेटर हिमालय है उसके बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है। पीक्स नामचा बारमा, कुला, कंगरी, ये यहाँ की कुछ इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं असम हिमालयस की। बंगाल ड्वार्स, ये बंगाल ड्वार्स क्या होते हैं, अलूवियल फ्लड प्लेन्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ऑफ शिवालिक में, जहाँ शिवालिक रेंज ख़त्म होती है उसके साउथ में ये पाए जाते हैं। तो ये बहुत फर्टाइल प्लेन होते हैं, लगभग 30 किलोमीटर की विड्थ होती है इनकी और 300 किलोमीटर की लेंथ है तीस्ता रिवर से इन वेस्ट बंगाल टू धनासिरी रिवर आसाम तक। 300 किलोमीटर का पूरा ट्रैक्ट है, ये बहुत फर्टाइल ट्रैक्ट है और यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो ये बंगाल ड्वार्स क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। ये क्या है, फर्टाइल ट्रैक्ट हैं साउथ ऑफ शिवालिक रेंज। फिर दीफू पास, ये क्या है, ट्राई जंक्शन इंडिया चाइना एंड म्यांमार। ठीक है, द असम हिमालय शोज मार्क डोमिनेंस ऑफ फ्लूवियल इरोजन ड्यू टू हैवी रेनफॉल। असम वाले रीजन में क्या है, नॉर्थ ईस्ट वाले पूरे रीजन में जो रेनफॉल है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, जिससे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। अब ये मैप में पूरा वेस्ट से ईस्ट तक रीजनल डिवीज़न दिखाया गया है हिमालयास का। तो आप देख सकते हैं ये कश्मीर और हिमाचल वाला जो ये पूरा एरिया है ये पंजाब हिमालय है, बिटवीन इंडस और सतलुज रिवर के बीच में। फिर सतलुज और काली रिवर के बीच में आता है कुमाऊं हिमालय, जो उत्तराखंड में मेनली एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा रीजनल डिवीज़न नेपाल हिमालय, ये सबसे नैरो भी है और सबसे ज़्यादा एलिवेटेड है, और ये काली रिवर और कोसी रिवर के बीच में है। फिर सिक्किम हिमालय जो सबसे छोटा रीजनल डिवीज़न है, ये कहाँ से, कोसी रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक एक्सटेंड है। फिर इसके बाद अगला आता है आसाम हिमालय, ये है तीस्ता रिवर से लेके दिहांग रिवर, या इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर बोलते हैं आसाम में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग होता है। तो ये रीजनल डिवाइड किया गया है रीजनल वाइज हिमालयास को, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब कुछ टर्म्स आती हैं हिमालय से रिलेटेड, जैसे स्नो लाइन या ग्लेशियर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। स्नो लाइन क्या होता है, लोएस्ट लिमिट ऑफ परपेचुअल स्नो इज कॉल्ड द स्नो लाइन। वो लोअर लिमिट, जैसे ये कोई माउंटेन है, इसकी जो लोअर लिमिट है जहाँ पे हमेशा पूरा साल स्नो से कवर्ड रहेगा ये रीजन, उसको बोलेंगे स्नो लाइन। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया स्नो लाइन। इससे नीचे स्नोफॉल विंटर सीजन में होता है, पर जब समर सीजन आता है तो ये सारा मेल्ट आउट हो जाता है और स्नो लाइन यहाँ तक आ जाती है। तो वो रीजन जहाँ पे स्नो एग्जिस्ट करती है उसकी लोअर लिमिट। ठीक है, और ये डिपेंड करती है किस चीज़ पे, लैप्स रेट। लैप्स रेट होता है डिक्रीज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है उसमें जो डिक्रीज आता है टेम्परेचर में, जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फेयर में। और लैप्स रेट अगर नॉर्मली बात किया जाए तो 6 डिग्री पर किलोमीटर होता है, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाने में 6 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो ये लैप्स रेट पे डिपेंड करता है। ऊपर से जो डिस्टेंस फ्रॉम सी है उस पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है स्नो लाइन का हाइट। अगर हम स्नो लाइन की बात करें तो वेस्टर्न हिमालय की स्नो लाइन जो है वो लोअर है, मतलब नीचे होगी अगर सी सरफेस से देखा जाएगा। इसका रीज़न क्या है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालय, अब मैं इसका रीज़न भी बताऊंगा। जो वेस्टर्न हिमालयाज़ हैं, अगर हम देखें यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय का अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो ज़्यादा हाइट पे है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालय। देखो ये जो ईस्टर्न हिमालय है उनका एक्सटेंट है 28 डिग्री नॉर्थ एज़ कम्पेयर टू 36 डिग्री नॉर्थ इन काराकोरम लोअर लैटिट्यूड। होता क्या है,
हमें पता है कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है और जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं पोल्स की तरफ तो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आता है, क्योंकि वर्टिकल रेज कहाँ तक आती हैं, सिर्फ 23.5 डिग्री। ये इससे ऊपर टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज़ ही करेगा। तो अब यहाँ पे जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वेस्टर्न हिमालय का वो ज़्यादा है, 36 डिग्री नॉर्थ पे हैं तक चला जाता है, जबकि ईस्टर्न में 28 या 30 डिग्री तक मैक्सिमम जाता है नॉर्थ साइड। तो इसकी वजह से एक मेन रीज़न ये हो गया। दूसरा क्या है, लैप्स रेट। लैप्स रेट अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट के ज़्यादा होने से लैप्स रेट डिक्रीज़ कर जाती है, कम स्पीड से डिक्रीज़ होता है। 6 की जगह ये 5 डिग्री ही कम होगा पर स्क्वायर किलोमीटर पे, और ड्राई कंडीशन होगी तो ये ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ करेगा। तो अगर वेस्टर्न साइड में देखें तो कंपेरेटिवली कम बारिश होती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालयस में। तो यहाँ पे एक तो लैप्स रेट भी ज़्यादा है वेस्टर्न हिमालयस में, तो टेम्परेचर बहुत जल्दी गिरता है, तो लो एल्टीट्यूड पे ही स्नो लाइन बन जाती है। 2 रीज़न मैंने बताए, और एक तो काम इफेक्ट ऑफ सी भी काम आता है। सी पास में है तो यहाँ से विंड्स जाती हैं और अपने साथ मॉइस्चर कंटेंट लेके आती हैं, तो इसलिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, लैप्स रेट डिक्रीज़ कर जाता है, तो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर थोड़ा लेट से डिक्रीज़ करता है। तो ये 2 फैक्टर हैं। पहला हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो कम है ईस्टर्न का वेस्टर्न से, इसलिए जो स्नो लाइन है वो ऊपर होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न हिमालय। अगर हम बात करें कंचनजंगा इन सिक्किम पोर्शन हार्डली मूव बिलो 4000 मीटर, जो स्नो लाइन है वो 4000 मीटर से नीचे नहीं आती है। अगर हम कुमायूं और लाहौल स्पीति की बात करें तो ये 36,000 मीटर तक नीचे आ जाती है, मतलब डाउन तक स्नो लाइन आ जाती है। और इसी तरह अगर हम कश्मीर हिमालयस की बात करें तो ये तो 2500 मीटर के नीचे क्या आ जाता है, स्नो लाइन आ जाती है। तो ये 2 फैक्टर इम्पॉर्टेंट है स्नो लाइन को का जो एल्टीट्यूड है उसको लो करने के। तो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द ईस्टर्न हिमालयस राइज एब्रप्टली फ्रॉम द प्लेन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ हाई रेंजेस। जो ईस्टर्न हिमालय है वो प्लेन से बहुत पास में है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न। तो प्लेन्स कोई बीच में वो नहीं आती हैं, कोई बाधा या रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हैं, तो विंड्स बहुत तेज़ी से वहाँ तक जाती हैं और उस एरिया में मॉइस्चर इंक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीज़न हैं जो वेस्टर्न हिमालय का स्नो लाइन को लो लैटिट्यूड पे लेके आते हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालय। इन ग्रेट हिमालय रेंज द स्नो लाइन इज़ एट लोअर एलिवेशन ऑन द साउथ स्लोप देन ऑन द नॉर्दर्न स्लोप. This is because the southern slopes are steeper and receive more precipitation as compared to northern slope. तो ये कुछ ऐसे फीचर हैं जिनकी वजह से स्नो लाइन इम्पैक्ट करती है। दूसरा आता है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर क्या होते हैं? स्लोली मूविंग masses of ice formed by accumulation and compression of snow in mountain और near the pole. ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बहुत स्लोली मूव करने वाले बहुत बड़े आइस के मासेस होते हैं जो एक्यूमुलेट होते हैं जब स्नो के एक्यूमुलेशन और कंप्रेशन से फॉर्म होते हैं, या तो बहुत हाइट माउंटेन्स रेंजेस पे या फिर पोल्स पे। ठीक है, जैसे आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक हो गया, वहाँ पे भी ग्लेशियर्स होते हैं। फिर जो हिमालयाज़ हैं उन पे भी ग्लेशियर एग्जिस्ट करते हैं। द मेन ग्लेशियर्स आर फाउंड इन ग्रेटर हिमालयन रेंज एंड ट्रांस हिमालयन रेंज। ठीक है, जैसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज पे मेनली हमें जो ग्लेशियर मिलते हैं या फिर ट्रांस हिमालय में मिलते हैं। लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज में ग्लेशियर्स नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। लेसर हिमालय में फिर भी मिल जाएंगे, शिवालिक रेंज में बहुत कम मिलते हैं। तो काराकोरम के इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट तो सियाचिन ही है। फिर हिस्पर, बाल्टोरो, ये सारे चोंगो, लूमा, ये सारे ग्लेशियर्स एग्जिस्ट करते हैं काराकोरम में। कश्मीर रेंज में रीमो, पुनमा, रूपाल, धीमर, ये सारे अलग अलग रेंजेस के ग्लेशियर हैं, जैसे गंगोत्री, मिलाम,
पंदेरी, ये सारे ग्लेशियर फॉर्म करते हैं ग्रेटर हिमालयन रेंज में या फिर लेसर हिमालयन रेंज में। और ये सिक्किम का ग्लेशियर है जेमू, ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ईस्टर्न हिमालय। तो आप ये फैक्ट्स याद कर सकते हैं। इसके बाद की डिफरेंस क्या है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में, यहाँ से आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। ये वेस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न हिमालयस इंडस से लेके काली रिवर तक हैं, और ईस्टर्न हिमालय काली रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक फ्लो करते हैं। लोअर एंड ग्रेजुअल स्लोप, इनकी जो स्लोप है वो ग्रेजुअल है एज़ कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय की हाइट ज़्यादा है, स्टीप है और सडन स्लोप है, ठीक है, हाइट ज़्यादा है और स्टीप स्लोप है। हैंस द हायर पीक्स इन दिस पार्ट आर फार्दर फ्रॉम द प्लेन्स एंड नंबर ऑफ रेंजेस लाई बिटवीन द प्लेन्स एंड हाई पीक्स, ठीक है। इसीलिए जो हायर पीक हैं ये प्लेन्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनसे बहुत दूर हैं, और बहुत सारी रेंजेस, छोटी रेंजेस जैसे शिवालिक वगैरह इनके बीच आती हैं हाई पीक्स के और प्लेन्स के, ठीक है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट इन नेपाल एंड कंचनजंगा आर नॉट वेरी फार फ्रॉम द प्लेन्स। जो ईस्टर्न हिमालय है वहाँ के जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो जो प्लेन्स एरिया हैं वहाँ से बहुत दूर नहीं हैं, क्योंकि इनका जो एलिवेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और विड्थ कम हो गई है। तो विड्थ कम हो गई है तो ये प्लेन्स के पास आ गए हैं। लोकेटेड ऑन हायर लैटिट्यूड, इसी वजह से स्नो लाइन भी नीचे आ जाती है। देयर फोर कोल्डर, को इसीलिए ठंडे होते हैं। लोकेटेड एट लोअर लैटिट्यूड देयर फोर वार्म इसलिए भी होते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट द स्लो लाइन इन वेस्टर्न हिमालयस इज़ लोअर एल्टीट्यूड देन ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। और पीक नांगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ, यहाँ पे एवरेस्ट, कालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, तो ये इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं। अब इम्पॉर्टेंट पासेस जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं इन हिमालयन रेंजेस में। इन हिमालयन रेंजेस में बहुत सारे पासेस हैं जिनके थ्रू हम क्रॉस कर सकते हैं इन माउंटेन्स को। ए पासेस इज़ अ नैरो गैप इन बिटवीन माउंटेन रेंजेस विच प्रोवाइड ए पास वे थ्रू द बैरियर। इन बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में हल्के हल्के पासेस रहते हैं, नैरो पासेस जगह रहती हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक इस साइड से दूसरी साइड को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबरिंग करी हुई है सबकी, और यहाँ पे शो भी करा गया है। जैसे भुजिल पास नंबर 1 पे आता है, पीर पंजाल पास 2 पे है। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट, बनिहाल पास है, काराकोरम पास है, जोजिला पास है, बारालाचाला है। यहाँ पे ला का मतलब क्या होता है, पास ही होता है, ये तिब्बतन बर्ड है। फिर नीति पास, धर्मा पास, रोहतांग पास, ये सारे पासेस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये कहाँ तक, 13 तक। इसके बाद ये जो घाट हैं, थाई घाट, भोर घाट, पाल घाट, और ये क्या हैं, ये वेस्टर्न और वेस्टर्न घाट में ऐसे पासेस हैं जिनसे हम क्रॉस करके वेस्टर्न घाट को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो 13 इंपॉर्टेंट पासेस यहाँ पे दिखाए गए हैं अलग अलग जगह पे। अब इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो पहला आता है पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास क्या है, इट प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट एंड द ईजिएस्ट मेल्टेड रोड बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर वैली, ठीक है। ये क्या है, शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करवाता था जम्मू एंड कश्मीर वैली के बीच में, परंतु इस रूट को बंद कर दिया गया है जब इंडिया सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन हो गया था, ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पास आता है बनिहाल पास। ये क्या करता है, जम्मू कश्मीर, इट इज़ द जम्मू कश्मीर एंड द रोड फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। ये जम्मू को कनेक्ट करता था किससे, श्रीनगर से, ठीक है, अंटिल 1956, ठीक है। 1956 तक इसका यूज़ किया जाता था जम्मू से श्रीनगर जाने में। बाद में क्या किया गया, इस पास पे एक टनल बना दी गई, जवाहर टनल वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द पास। इस पास के नीचे एक टनल फॉर्म कर दी गई और यहाँ से रोड बनाया गया जो आज यूज़ होता है। और बनिहाल पास का अब कोई यूज़ नहीं रह गया है रोड ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बनिहाल पास 1956 से पहले यूज़ किया जाता था रोडवेज के रूप में, परंतु जब से जवाहर टनल बन गई थी तो क्या हो गया, इसका यूज़ अब बंद हो गया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
इसके बाद आता है जोजिला पास। जोजिला पास क्या करती है, श्रीनगर वाले रीजन को कनेक्ट करती है लेह वाले से, या अब यूं बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर वाले रीजन को कनेक्ट करती है लेह लद्दाख वाले रीजन या यूनियन टेरिटरी से। और इस रोड पे एक जोजिला टनल भी बनी है जो कहाँ से, कारगिल के पास में बनी है। ये इस तरह का रोड है कि यहाँ पे श्रीनगर है, बीच में कारगिल है और इस तरफ लेह लद्दाख तक ये जाता है रोड। तो यहाँ पे जोजिला जगह टनल बनी है जो अब क्या करती है, जो पूरा साल कनेक्टिविटी देती है श्रीनगर टू लद्दाख। नहीं तो पहले 6 महीने जब स्नोफॉल हो जाता था तो ये पूरा रीजन कट आउट हो जाता था मेनलैंड इंडिया से या श्रीनगर से जो कैपिटल थी। फिर इसके बाद आता है शिपकिला पास। शिपकिला पास कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे क्या है, शिमला टू तिब्बत जाने के लिए एक ये रोड था। दिस सतलुज रिवर फ्लो थ्रू दिस पास, और सतलुज रिवर फ्लो करती है इस पास से, और शिमला से तिब्बत जाने के लिए ये डायरेक्ट रूट है। इसके बाद आता है बारालाचा पास या बारालाचा पास। बारालाचा पास भी हिमाचल प्रदेश में है। ये लिंक कनेक्ट करता है मंडी को ले रोड से। मंडी ले जो हाईवे है वो इसी पास से होके गुजरता है। इसके बाद आता है रोहतांग पास। रोहतांग पास कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में ही है, और ये कहाँ पे है, पीर पंजाल रेंज में पड़ता है, को कट करता है धौलाधार से, और ये क्या करता है, लिंक मनाली एंड ले रूट। ठीक है, रोहतांग पास से होते हुए हम लाहौल स्पीति जाते हैं और फिर वहाँ से हम लेह लद्दाख की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद आता है नीति पास। नीति पास कहाँ है, उत्तराखंड में, और ये यूज़ होता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा में। ठीक है, इसके बाद आता है नाथुला पास। नाथुला पास कहाँ है, ये सिक्किम में है। ये ओल्ड एंशियंट रूट था तिब्बत के साथ इंडिया की ट्रेडिंग के लिए, पर ये क्या और कहाँ पे था, चुम्बी वैली में। दिस रिवर फ्लो द चुम्बी रिवर फ्लो थ्रू दिस पास। और नाथुला पास जो है वो अब बंद कर दिया गया है। जब 1962 का वॉर हुआ था उसके बाद इसको बंद कर दिया था, फिर 2007 में वापस इसको रीओपन किया गया था, और 2017 में डोकलाम इशू के बाद इसको दोबारा बंद कर दिया गया है। तो अब नाथुला पास को यूज़ नहीं किया जाता है। अभी रिसेंट में एक और पास है सिक्किम में, नाकुला पास। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी मई मंथ में क्या हुआ था, यहाँ पे चाइना और इंडियन आर्मी सोल्जर जो थे वो आपस में आमने सामने आ गए थे, और उनके बीच एक कॉन्फ्रंट्रेशन हो गया था। कुछ 10 से 12 सोल्जर इंजर्ड भी हुए थे चाइना के तरफ से, और 5 से 6 सोल्जर इंजर्ड हुए थे इंडिया की तरफ से। तो ये इम्पॉर्टेंट पास है, इसको भी ध्यान रख लेना, ये भी सिक्किम में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आता है जलेपला पास। इट इज़ द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड भूटान। ये भी कहाँ पे है, सिक्किम में है, जहाँ पे ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और भूटान का, और तीस्ता रिवर इसी पास से होकर निकलती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पासेस थे। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट हिल्स की। नॉर्थ ईस्ट हिल्स जो हैं, यहाँ पे क्या होता है, नामचा बारवा पर्वत पे सिंटेक्सल बेंड लेता है हिमालयज, और फिर साउथ की तरफ को मुड़ जाता है, और यहाँ पे कुछ हिल्स का फॉर्मेशन करता है। तो इनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दिया गया है। तो पटगई बम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। नागा हिल नागालैंड में है। मिज़ो हिल मिज़ोरम में है, और मणिपुरी हिल्स मणिपुर में है। और इसके अलावा ये गारो खासी जयंतिया जो हैं ये हिमालय की हिल्स नहीं है, ये किसकी, ये राजमहल पहाड़ी की एक्सटेंशन है। ठीक है, जो शिलोंग प्लेटू है और ये वाला हिस्सा है, तो ये हिमालयस में नहीं आती हैं। ठीक है, हिमालयस की जो रेंज है वो पटगई बम है, नागा हिल्स है, मिज़ो हिल है और मणिपुरी हिल्स हैं। तो ये अलग अलग स्टेट्स में फ्लो करती हैं। तो मैंने नाम भी लिख दिए कौन सी स्टेट में इसको क्या बोला जाता है। द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स अ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ हिमालय। ब्रह्मपुत्रा जहाँ से एंटर करती है वहाँ वो ईस्टर्न बॉर्डर बनता है हिमालय का। और यहाँ पे क्या होता है, एक दिहांग गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है जहाँ से इंडिया में एंटर करती है ब्रह्मपुत्रा। और यहाँ से एक सिंटेक्सल बैंड लेके जो हिमालय है वो क्या है, साउथ की तरफ
फ्लो करता है और ईस्टर्न हिल और पूर्वांचल का फॉर्मेशन होती है। दिस हिल रन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में फ्लो करती है। दे आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन की बनी होती है, मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स से। ठीक है, सैंडस्टोन क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। और ये हिल्स मैंने बताया था कवर्ड है बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट की वजह से, इसलिए बॉर्डर जो है बहुत पोरस है। हमने इंडिया म्यांमार का बॉर्डर के बारे में पढ़ा था कि पोरस बॉर्डर है, तो यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। द एलिवेशन डिक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो एलिवेशन है वो क्या करता रहता है? पूर्वांचल में नॉर्थ की साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होता है। और यहाँ पे बहुत ही रफ टेरेन है, डेंस फॉरेस्ट है, स्विफ्ट स्ट्रीम है, मतलब जो बहुत डेंस फॉरेस्ट में बहुत पतली पतली नदियाँ हैं या स्ट्रीम्स यहाँ पे फ्लो करती हैं, तो इसलिए ये बॉर्डर बहुत पोरस है। अब पूर्वांचल हिल्स क्या करती हैं? कन्वेक्स हैं टूवर्ड वेस्ट। ये देखो इस तरह से कॉन्वेक्स फॉर्म में है, वेस्ट की तरफ को, बाहर की तरफ निकली हुई हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स हैं वेस्ट की तरफ को। दीज हिल्स आर पटगई वम बॉर्डर बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। दूसरा आता है नागा हिल, ये नागालैंड में है। मणिपुर हिल बॉर्डर बिटवीन मणिपुर एंड म्यांमार। और लास्ट में आती है मिज़ो हिल जो मिज़ोरम में पड़ती है। पटगई वम एंड नागा हिल्स फ्रॉम द वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये क्या है? वाटर शेड है इंडिया और म्यांमार के बीच का। और इसके बाद क्या होती है यहाँ पे? ये पूर्वांचल हिल्स, इसके बाद मिज़ोरम के बाद ये एंटर कर जाती हैं कहाँ पे? म्यांमार में, और इनका नाम हो जाता है फिर अराकान योमा। इनका नाम यहाँ पे देख सकते हो, म्यांमार में चेंज होके अराकान योमा होता है। फिर अराकान योमा का आगे एक्सटेंशन हो जाता है, ये बे ऑफ बंगाल में सबमर्ज हो जाते हैं, फिर आगे जाके निकलते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड में। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार अराकान योमा का ही एक्सटेंशन है, ये बात ध्यान में रखना। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालयन रीजन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे ख्याल से हिमालयस के बारे में। बाकी सब फैक्ट्स हैं, पर यहाँ से आप बहुत कुछ पुट कर सकते हो हिमालयस के बारे में। पहला होता है क्लाइमेट इन्फ्लुएंस। हिमालयस जो हैं वो इंडियन क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आज हिमालयस अपनी जगह पे ना होते तो जो इंडिया है वो इतना बायोडाइवर्सिटी वाला कंट्री नहीं होता, चाहे वो एनिमल्स के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे वेजिटेशन के पर्सपेक्टिव में हो। अगर सेम लेटीट्यूड पे हम दूसरे कंट्रीज़ को देखें, जैसे गल्फ़ में सऊदी अरेबिया वगैरह, तो वो डेजर्ट की तरह हैं, तो सेम कंडीशन इंडिया में भी होती। पर क्या होता है, जो विंड्स इंडिया में मॉनसून लेके आती हैं वो एक्चुअल में कहाँ की तरफ मूव कर रही होती हैं? बहुत फास्ट तिब्बत प्लेट्यू की तरफ। क्या होता है कि तिब्बत प्लेट्यू पे लो प्रेशर जोन बनती है बहुत ज़्यादा, और जहाँ सी में जो अरेबियन सी है वहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन बना होता है, तो विंड का मूवमेंट होता है और अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके वो इस तरफ को बढ़ती हैं, ये मॉनसून। इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। पर बीच में क्या आ जाते हैं? हिमालयास। तो ये तिब्बत तक पहुंचती नहीं है, और जितना भी बारिश है वो कहाँ पे हो जाती है? पूरी बारिश जो होती है मॉनसूनल, जितना प्रेसिपिटेशन लेके आती हैं वो सारा इंडिया में ही हो जाता है। और इंडिया में इसीलिए इतना अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो अगर हिमालयाज ना होते तो आज इतना ज़्यादा बायोडाइवर्स नहीं होता, और क्लाइमेट भी बहुत अलग होता। टेम्परेचर बहुत हाई रहता यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन बहुत लो रहती, तो फर्टाइल प्लेन तो होते ही नहीं। तो ये सब कंडीशन किसकी वजह से हैं जो आज हम देख पा रहे हैं? हिमालयाज की प्रेजेंस की वजह से। तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस बहुत इम्पैक्ट डालता है क्लाइमेट पे इंडिया के। सेकंड आता है डिफेंस। तो हिमालय क्या है? एक तरह से नॉर्थ साइड से इंडिया को बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी अटैक से। आज हम चाहे कितना भी डेवलप हो गए हैं, हमारे पास कितना भी वेपन्स हैं, पर हमारी आर्मी अभी भी बहुत सफ़र करती है इस एक्सट्रीम वेदर या क्लाइमेट में। अगर एयरफोर्स को छोड़ दिया जाए तो लैंड जो आर्मी है, जो ग्राउंड आर्मी होती है, वो इतनी कैपेबल नहीं है कि इनको पार करके अटैक कर सके बहुत एफिशिएंटली। तो डिफेंस में भी रोल प्ले करते हैं।
इसके बाद सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, अगर हिमालयस नहीं होते तो हिमालयस में जो ग्लेशियर हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो इंडिया में जो 12 मासी रिवर्स हैं जैसे गंगा, यमुना, फिर कोसी हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, जो भी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, इंडस हो गई, ये 12 महीने तक फ्लो नहीं करती, इनमें वाटर नहीं होता जैसे गर्मी का सीज़न आता। पर ग्लेशियर्स की, हिमालय के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे ग्लेशियर की फॉर्मेशन हुई है जो हमेशा ड्रेन करते हैं या फीड करते हैं इन रिवर्स को, और यहाँ पे हमेशा पानी की बहुत मतलब पानी बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बाद सोर्स ऑफ फर्टाइल सॉइल्स, यहाँ पे रिवर्स जो पेरिनियल रिवर जो फ्लो कर रही हैं हिमालय से, ये अपने साथ बहुत सारी सेडिमेंट्स लेके आती हैं और प्लेन्स में डिपॉजिट करती रहती हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी इंक्रीज होती रहती है, जो इंडो-गैंजेटिक प्लेन है या ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। अगर हिमालयस नहीं होते तो रिवर्स नहीं होती, और रिवर्स नहीं होती तो वो सेडिमेंट्स लेके यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करती और ये लैंड फर्टाइल नहीं होती। इसके बाद जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया यहाँ पे जो हिली एरिया है यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जैसे हिमाचल में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये एक तो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती है। कोल, अगर थर्मल पावर प्लांट देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल की ज़रूरत होती है जिससे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन इंक्रीज होता है, पर ये पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन रीजन्स में, तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट वेल्थ, यहाँ पे क्या है, बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं हिमालयास में, बहुत डिफरेंट टाइप के वेजिटेशंस भी मिलती हैं, जैसे देवदार के पेड़ हैं, इनकी लकड़ी बहुत काम आती है। फिर बहुत सारे फ्रूट्स वाले बागान रहते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे फ्रूट्स देखने को मिलते हैं जो ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे एप्पल्स हो गए, फिर और भी बहुत सारे होते हैं, नाशपाती हो गए, अनारस वगैरह हो गए, ये सारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं हिमालयन रीजन में, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्स और इसके हमें एविडेंस मिले हैं, बस दिक्कत यह है कि हम इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, हाईली अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो यहाँ पे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं अभी तक। नियर फ्यूचर हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, पर अभी तक तो नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। इसके बाद टूरिज़्म के लिए बेस्ट प्लेस है हिमाचल में, टूरिज़्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे फिर उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाले रीजन में टूरिज़्म एक बहुत बड़ा फैक्टर या बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो वो हिमालयस की वजह से ही पॉसिबल है। और इसके बाद पिलग्रिमेज, धार्मिक या तीर्थ स्थल, जैसे अमरनाथ यात्रा हो गई, फिर इसके बाद वैष्णो देवी कटरा में जो है वहाँ की यात्रा हो गई। हिमाचल में भी बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, मणि महेश है, श्रीखंड महादेव है, इनकी अलग अलग मंथ्स में यात्राएं होती हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं और इंडियन या इस वहाँ की स्टेट इकॉनमी को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गए हिमालयास की, और हिमालयास बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन जो बायोडाइवर्सिटी है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया हिमालयास का। कल हम कोस्टल प्लेन्स और जो बाकी की बची हुई फिजियोग्राफी है वो स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और मुझे अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।